नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। और मैं विनय शर्मा, सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं गुरु विद्या मंत्रा केमिस्ट्री सीरीज़ में। तो दोस्तों, पीछे हमने 10 सवाल किए, तो आज हम इस सीरीज़ के अगले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या कहता है? द सब्सटेंस विच डज नॉट एक्सपेंड ऑन गोइंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट, यानी कि तरल अवस्था से ठोस अवस्था में जाते हुए इनमें से ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो एक्सपेंड नहीं होता, यानी कि फैलता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं। बहुत मेहनत लगी हुई है इनमें, ध्यान से करिएगा। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको वाटर, दूसरा दे रखा है कास्ट आयरन, तीसरा एल्यूमिनियम और चौथा दे रखा है दोस्तों टाइप मेटल। तो इनमें से दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा टाइप मेटल। बाकी सभी चीज़ें ऐसी हैं, अगर इनको आप गर्म करते हो, थोड़ा सा भी गर्म करते हो इनको या ठंडा करने की कोशिश करते हो, तो ये अपना साइज़ जो है वो बढ़ा देते हैं। टाइप मेटल जो है एक अलॉय होता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। आपने जर्मन सिल्वर, गन मेटल जैसे एलॉय सुने होंगे, मिश्र धातु सुनी होगी, तो टाइप मेटल भी एक एलॉय है। और किस किस का एलॉय है दोस्तों? ये एलॉय है लेड का, टिन का, टिन मतलब एसएन, और एंटीमनी यानी एसबी। तो इन तीनों का ये एलॉय है। लेड यानी कि पीबी, टिन मतलब एसएन, और एंटीमनी का जो सिंबल होता है वो एसबी होता है। इन तीनों का ये एलॉय है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्ट पेस मेकर इज, जो हर्ट के पेस मेकर होते हैं वो किस चीज़ का, उनमें किस धातु का उनमें इस्तेमाल होता है? आपके पास ऑप्शन है दोस्तों यूरेनियम, ड्यूटीरियम, प्लूटोनियम और रेडियम। तो दोस्तों हर्ट जो पेस मेकर हैं इनके बारे में मैं डिटेल से बता देता हूँ। जब कभी भी हर्ट के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, हर्ट की पंपिंग सही नहीं होती, तो उस टाइम जो हर्ट पेशेंट है उनके हर्ट के अंदर एक पेस मेकर लगाया जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, पेस का मतलब होता है स्पीड अप करना। तो इसके अंदर अगर बात करें तो यूरेनियम और टाइटेनियम इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम के साथ टाइटेनियम दोनों का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। टाइटेनियम का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका रीज़न ये है क्योंकि इस टाइटेनियम की, आपको पता ही होगा, इस टाइटेनियम की जो ड्यूरेबिलिटी होती है और इसकी जो प्रिसीजन, यानी कि इसका जो कई सालों तक चल जाता है, ये 20-20 साल तक हमारे हार्ट के अंदर लगा रहता है, पेशेंट के हार्ट के अंदर लगा रहता है। तो हार्ट पेसमेकर में यूरेनियम और टाइटेनियम दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूज़न विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि बिजली बनाने के लिए परमाणु संयंत्रों के अंदर इनमें से किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा वो दोस्तों यूरेनियम है। और भारत जो है वो यूरेनियम कई देशों से लेता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का महत्वपूर्ण स्थान है। तो भारत अपने रिश्ते ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से हमेशा अच्छे रखना चाहता है ताकि उसको टाइम टू टाइम यूरेनियम मिलता रहे। ठीक है, भारत में अगर मैं बताऊं तो केरल का जो है तट है, केरल के तट से थोरियम के अवशेष मिले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोरियम जो है ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो भारत के अंदर थोरियम के अवशेष मिले हैं। अगर भारत में फिर भी कहीं यूरेनियम का थोड़ा बहुत अवशेष है तो दोस्तों वो राजस्थान के अंदर है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं हिंदी में इनकी व्याख्या कर रहा हूँ, इंग्लिश में मैंने इसलिए दी है क्योंकि जो साइंस है वो इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आती है दोस्तों। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। टेबल साल्ट, जो हम टेबल साल्ट यूज़ करते हैं, सबसे पहले टेबल साल्ट कौन सा होता है आप सभी को पता होगा, NaCl को हम बोलते हैं टेबल साल्ट। तो जो टेबल साल्ट होता है ये कह रहा है कि जो मानसून का सीज़न होता है, रेनी सीज़न होता है, उस टाइम उसमें नमी आ जाती है। आपने देखा होगा घरों में चीनी होती है, आपको पता है, चीनी हो या आपके घर पे बूरा है, खांड है या कोई नमक है, उसके अंदर नमी आ जाया करती है। तो इस चीज़ का रीज़न सीधा सीधा है। इसके अंदर आप देख सकते हैं, इसके अंदर एक हाइग्रोस्कोपिक वर्ड घूम रहा है, हाइग्रोस्कोपिक। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है ना, इसके अंदर, सोडियम क्लोराइड के अंदर कुछ ऐसी और इम्प्योरिटीज़, यानी कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं जिनका नेचर होता है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक को समझ लीजिए,
पेपर में पूछा जा सकता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो नमी से पानी को सोख ले, जो नमी से पानी को सोख ले। तो सोडियम क्लोराइड के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड जैसी इम्प्योरिटीज़ जो हवा से पानी को सोख लिया करती हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा जो टेबल साल्ट है, नमक है, NaCl जो है वो नमी आ जाती है उसके अंदर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से हम हैवी मशीन यानी भारी मशीन जो होती हैं, यानी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो लेथ मशीन्स होती हैं, जहाँ मैकेनिकल वर्क ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आपको पता है हीट भी बहुत ज़्यादा निकलती है। तो वहाँ लुब्रिकेंट का क्या यूज़ किया जाता है? लुब्रिकेंट जैसे आप अपने स्कूटर में देखा होगा आपने आपने स्कूटर में कैस्ट्रोल वगैरह ये हम डलवाते हैं ना लुब्रिकेंट, ताकि इंजन प्रॉपर काम करता रहे। तो हैवी मशीन के अंदर इनमें से कौन सा लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन एक में दे रखा बॉक्साइट, सल्फर, फॉस्फोरस और ग्रेफाइट। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों परतनुमा स्ट्रक्चर होता है। आप इसको भी याद करिए, इसका परतनुमा और स्लिपरी स्ट्रक्चर हुआ करता है। इस वजह से ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है और लुब्रिकेंट के तौर पर काम आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ग्रेफाइट। याद रखिए दोस्तों ग्रेफाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चीज़ें समझ में आने वाली हैं आपको। अगला क्वेश्चन कहता है कि एनोड एनोड इन ए ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ। इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ कि ड्राई सेल होती क्या है। ड्राई सेल जो है वो होती क्या है। जो ड्राई सेल है दोस्तों, ड्राई सेल का मतलब होता है जो आप ये सेल यूज़ करते हैं ना, बैटरी वाली जो सेल यूज़ करते हैं, ऐसे ही एक सेल होती है जिसके अंदर दो चैम्बर हुआ करते हैं दोस्तों। याद रखिएगा दो चैम्बर होते हैं। एक चैम्बर होता है आपका लेफ्ट वाला और एक होता है राइट वाला। इन चैम्बर्स को हम एक साल्ट ब्रिज के द्वारा जोड़ा करते हैं। किसके द्वारा? एक साल्ट ब्रिज। इंपॉर्टेंट है ये भी। किसके द्वारा जोड़ते हैं? साल्ट ब्रिज। याद रखिए पेपर में आ सकता है साल्ट ब्रिज का कहाँ इस्तेमाल होता है। साल्ट ब्रिज को इस्तेमाल किया जाता है सेल के अंदर, साल्ट ब्रिज, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है दोस्तों। कौन सी सेल है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि जहाँ पर हम बिजली बनाया करते हैं, ठीक है। केमिकल एनर्जी से, रासायनिक क्रिया से, यानी कि केमिकल एनर्जी से, रासायनिक क्रिया से हम कौन सी एनर्जी बनाते हैं? इलेक्ट्रिकल, विद्युत एनर्जी बनाते हैं। पर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में इसने हमसे पूछा है कि ड्राई सेल का हम सिंपल सा बात करें तो एक सेल होती है। ड्राई सेल का मतलब होता है एक सेल, जो हम अपने घरों में सेल यूज़ करते हैं ना, जो आपने इसमें देखी होगी सेल, तो दो इसके एंड होते हैं। तो उसके अंदर जो ये अंदर होता है एक रोड डली होती है, आपने पता होगा, तो ग्रेफाइट की होती है, वो होती है ग्रेफाइट, ठीक है। पर इसने पूछा एनोड होता है जिंक। जो जिंक है वो किसका काम करता है? उस पर एनोड का। याद रखिए दोस्तों जिंक किसका काम करता है? एनोड का। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, आ जाता है पेपर में, जो एनोड है ना दोस्तों, एनोड, ये आप याद रखिएगा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है अपनी केमिस्ट्री के अंदर एनोड पर कौन सी प्रोसेस होती है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। ऑक्सीडेशन याद रखिएगा, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। और कैथोड मतलब रिडक्शन। कैथोड पर कौन सी होती है? रिडक्शन। एनोड के बारे में पूछा है तो जिंक इसमें एनोड का काम करती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस कॉमन साल्ट को इस्तेमाल किया जाता है? इसमें से किस आयोडीन को कॉमन साल्ट में इस्तेमाल किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें मैं फैक्ट बताने वाला हूँ आपको। इसने कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू आयोडीन कॉमन साल्ट। जो कॉमन साल्ट होता है ना दोस्तों, जो कॉमन साल्ट हम NaCl के बारे में पढ़ते हैं, उसके अंदर ये बोल रहा है कि कौन सा आयोडीन उसमें मिलाया जाता है, कौन सा आयोडीन उसमें यूज़ करते हैं, और यूज़ करते हैं तो क्यों करते हैं। तो दोस्तों आपके पास पोटेशियम आयोडाइड है, आयोडीन है, मैग्नीशियम आयोडाइड है और सोडियम आयोडाइड है। आपने सुना होगा ना कि आयोडीन की कमी हो जाती है तो गले में घेंगर, जो गले के अंदर ग्वाइटर हो जाता है, गला आपका सूज जाता है, थायराइड ग्लैंड होती है, सुना होगा ना आपने। तो दोस्तों याद रखिएगा इसके अंदर जो कॉमन साल्ट है, इसके अंदर हम पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki पोटेशियम आयोडाइड नाम का आयोडीन इस्तेमाल किया करते हैं, ताकि हमारी जो थायराइड ग्लैंड है उसके अंदर कोई भी दिक्कत ना आए और जो हमारे अंदर गले का जो रोग होता है वो ना हो सके। तो इसमें कौन सा यूज़ किया जाता है? याद रखना, पोटेशियम आयोडाइड। कौन सा?
पोटेशियम आयोडाइड। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट बात और बता देता हूँ यहीं की यहीं, एक यूज़ होता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। आपके कभी आ सकता है पेपर के अंदर टिंक्चर ऑफ आयोडीन। देखो क्या है ना, ये जो वर्ड्स हैं ना दोस्तों, ये 10वीं तक की 10वीं तक में नहीं है, ये 11th-12th के अंदर से आते हैं ऐसे ऐसे वर्ड्स जो है ना, तो इसलिए हिंदी में नहीं है ये, थोड़ा इंग्लिश में इनको देख लीजिए। टिंक्चर ऑफ आयोडीन आपको अलग से मिल जाएगा लिखा हुआ, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। जो टिंक्चर ऑफ आयोडीन है दोस्तों, ये एक एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो है वो आपका एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मिल्क जो है, दूध है, एक कोलाइडल सिस्टम है किसका, किसका कोलाइडल सिस्टम है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कोलाइडल सिस्टम के बारे में बता दिया करता हूँ। एक ट्वेल्थ क्लास के अंदर ट्वेल्थ क्लास में चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो उसके अंदर पूरा का पूरा कंसेप्ट दे रखा है इनका कोलाइडल सिस्टम का। तो कोलाइडल सिस्टम का मैं एग्जांपल बताऊं तो कोलाइडल सिस्टम का एग्जांपल, जैसे आप बादल देखते हो तो जो बादल है वो भी आपका एक कोलॉइड है, ठीक है। दही है वो भी कोलॉइड है। आप कोई भी क्रीम लगाते हो, आप अपने फेस पे क्रीम लगाते हो कई बार, और कई बार क्रीम लगाने के बाद जब आप गर्मी में बाहर आते हो तो आपका जो पसीना है वो फेस क्रीम से अलग दिखने लग जाता है। तो जो क्रीम है वो भी एक कोलॉइडल सिस्टम है। इसमें जो बटर है, यानी कि जो बटर घी खाते हैं हम, घी बटर, वो भी कोलाइडल सिस्टम है। अब कोलाइडल सिस्टम जो है मिल्क, जो कोलाइडल सिस्टम है दोस्तों, कोलाइडल सिस्टम है जो आपका वो कोलाइडल सिस्टम जो है आपका, जो मिल्क है वो किसका कोलाइडल सिस्टम है दोस्तों। तो फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर, यानी कि जो फैट है ना, पानी के अंदर जो फैट है उसका डिस्पर्जन है, यानी कि फैट कम मात्रा में है और पानी ज़्यादा मात्रा में है। तो जिस प्रकार पानी के अंदर हमने फैट को घोल दिया हो, परंतु इस प्रकार से घोल दिया हो कि अगर हम उसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज़ मिलाएं जिससे वो एकदम से सेपरेट हो जाए, उसको कोलाइडल सिस्टम बोला करते हैं दोस्तों। जैसे आपने देखा होगा, आप दूध के अंदर जैसे ही आप कई बार टार्टरी या नींबू निचोड़ते हो तो दूध के अंदर से फैट एकदम से अलग हो जाया करती है और पानी अलग निकल जाता है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम होता है वो आपका कोलाइडल सिस्टम होता है। तो क्या जाएगा इसमें, जो फैट है वो डिस्पर्स्ड है किसमें, पानी में, यानी कि जो पहले लिखा होता है वो कम मात्रा में है और जो बाद में वो ज़्यादा मात्रा में। तो जो फैट है वो किसके अंदर है, वाटर के अंदर है, ठीक है। फैट इज डिस्पर्स्ड इन वाटर। अगर आपसे मैं इसी क्वेश्चन के बारे में थोड़ा एग्जांपल पूछूं कि जो कोल्ड ड्रिंक होती है, आपकी कोल्ड ड्रिंक है ना, आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक जो है वो किस चीज़ का, वो भी तो कोलाइडल सिस्टम है। तो कोल्ड ड्रिंक में आपने देखो, कोल्ड ड्रिंक के अंदर आपने देखा होगा, कोल्ड ड्रिंक के अंदर ये बताओ, लिक्विड जो होता है उसके अंदर गैस मिलाई होती है ना, तो गैस को धक्के से रोक रखा होता है उसमें। तो जो लिक्विड जो ये कोल्ड ड्रिंक हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, गैस इन वाटर, यानी कि गैस इन वाटर, यानी गैस को हमने धक्के से पानी में रोक रखा है, तो गैस इन वाटर, तो कोल्ड ड्रिंक उसका कोलाइडल सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथाइल एल्कोहल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने सुना होगा कि भाई जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज को एल्कोहल में, मदिरा में, इथाइल एल्कोहल में बदलने में किस एंजाइम की सहायता ली जाती है। तो ये सभी को पता होगा, जाइमेज एंजाइम आ जाएगा दोस्तों। कौन सा एंजाइम आ जाएगा, जाइमेज एंजाइम, ठीक है। तो जो जाइमेज एंजाइम है वो क्या काम करता है, ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलने का काम करता है, ठीक है। अब दूसरी बात, अब जो इसमें इन्वर्टेज लिखा हुआ है ना, इन्वर्टेज इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। इन्वर्टेज का काम क्या होता है, जो हमारी शुगर होती है ना, शुगर को ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। और जो ये आपका माल्टेज है ना, ये ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदलने का काम करता है। और डाइटेज जो होता है ना, डाइटेज ये होता है, स्टार्च को चेंज करता है। स्टार्च जैसे जो आप चावल खाते हो ना, तो स्टार्च को चेंज करता है ये किसमें, माल्टोज में। ये बात याद रखनी है। देखो दोबारा याद करा देता हूँ, ग्लूकोज को तो एल्कोहल में किसने बदला, जाइमेज ने, ठीक है।
ग्लूकोज को, इसका तो आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, अगर पेपर में आ जाए कि इन्वर्टेज का क्या काम होता है, तो इन्वर्टेज जो है वो शुगर जो होती है आपकी, शुगर को फ्रक्टोज और ग्लूकोज में बदलता है, शुगर को फ्रक्टोज और ग्लूकोज में बदलता है। जो माल्टेज होता है ना, वो शुगर को ग्लूकोज और ग्लूकोज में बदलता है, यानी कि 2 ग्लूकोज मिलते हैं हमें। परंतु जो डायटेज है ना, डायटेज क्या करता है, जो स्टार्च होता है, जैसे आप फल खाते हो कोई भी, जो स्टार्च है, चावल खाते हो तो चावल आपने देखा होगा स्टार्च है उसके अंदर, तो स्टार्च को वो माल्टोज में बदलता है, माल्टोज में। ठीक है, तो ये बात आपको याद हो गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो सिल्क फाइबर है, सिल्क फाइबर जो है वो क्या है एक्चुअल में। सिल्क आपको पता ही है, सिल्क फाइबर जो होता है इसके अंदर क्या होता है, सिल्क फाइबर में प्रोटीन हुआ करता है दोस्तों। ठीक है, प्रोटीन होता है, सिल्क फाइबर जो है वो केमिकली क्या होता है, प्रोटीन होता है। पता है ना, सेरीकल्चर बोलते हैं सिल्क की खेती को, सेरी कल्चर, रेशम की जो खेती है उसको क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। उसमें कीड़ा होता है एक, उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम के आविष्कारक कौन है। हाइड्रोजन बम के आविष्कारक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पेपर में आ चुका है। तो हाइड्रोजन बम के जो आविष्कारक हैं दोस्तों, हाइड्रोजन बम के आविष्कारक मैं बता देता हूँ आपको, इनका नाम है दोस्तों एडवर्ड टेलर। एडवर्ड टेलर, इन्होंने क्या हुआ था ना, जिस दिन हरियाणा आज़ाद हुआ है ना, हरियाणा आज़ाद मतलब हरियाणा बना था 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1952 के दिन ना, अमेरिका के एक द्वीप पर, अमेरिका के एक द्वीप पर इन्होंने हाइड्रोजन बम जो है उसको इन्होंने विस्फोट करवाया था। तो 1952 के अंदर एडवर्ड टेलर को इसका श्रेय जाता है हाइड्रोजन बम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन जब सेम ऑर्बिट में होते हैं तो क्या करते हैं ये दोस्तों, 2 इलेक्ट्रॉन जब सेम ऑर्बिट में होते हैं तो ये दोस्तों अपोजिट स्पिन में होता है, यानी कि 2 चीज़ जब रहती हैं एक डब्बे में तो ये अपोजिट मुंह होता है इनका, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। तो ये इनका प्रिंसिपल भी था, इस प्रिंसिपल का नाम था दोस्तों पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। तो ये भी याद रख सकते हैं कि ये प्रिंसिपल किसने बताया था, कि जब इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में होंगे तो उनकी अपोजिट स्पिन होगी, तो ये किसने बताया था, पोली ने। ठीक है, ये याद रखना आप, तो इसका आंसर आ जाएगा अपोजिट स्पिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गैल्वेनाइजेशन, ये सभी को पता होता है, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण ये 10वीं क्लास के अंदर दिया गया है, लोहे को जंग से बचाने के लिए प्रोसेस है। तो लोहे के ऊपर हम जिंक की परत चढ़ा दिया करते हैं, तो जिंक की परत चढ़ जाएगी लोहे के ऊपर, इसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण। ठीक है, और मैंने बताया था जिंक क्या काम करता है, जिंक का काम होता है एनोड बन जाना, ये एनोड बन जाता है दोस्तों, लोहे के ऊपर खुद को एनोड बना देता है ये। और एनोड का जो काम होता है उसका होता है ऑक्सीडेशन, यानी अपने आप को घिसा देता है और लोहे को बचा लिया करता है। यानी कि जिंक जो है जब लोहे पे चढ़ाते हैं तो लोहे को बचाने के लिए ये खुद का बलिदान कर देता है, खुद का बलिदान करेगा तो ये बलिदान करेगा नहीं, घिस जाएगा। और घिसेगा कहाँ से, एनोड से, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी को पता है फर्मेंटेशन ऑफ मिल्क, यानी कि जो मिल्क है, दूध का दही में बदलना किसकी वजह से होता है, सभी को पता होना चाहिए। दूध का दही में बदलना फर्मेंटेशन कहलाता है, किसकी वजह से दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा, आप इसको समझिएगा। लैक्टोबैसिलस नाम का जो एंजाइम होता है ना, लैक्टोबैसिलस नाम का एंजाइम ये मिल्क को दही में बदलता है दोस्तों। लैक्टोबैसिलस ये मनुष्य की आहार नली में पाया जाता है। आपने देखा होगा कई बार हम दूध पी लेते हैं और दूध पीने के बाद अगर कई बार हमें वॉमिटिंग भी हो जाती है, कई बार ज़्यादा ओवर हो जाता है तो तुरंत दूध बाहर फट के निकल जाता है। तो इसका वजह है लैक्टोबैसिलस, जो आहार नली होती है जिसको हम ईसोफेगस बोला करते हैं, उसमें लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट होने की वजह से दूध हमारा दही में बदल जाता है। तो बच्चे जब छोटे होते हैं उनके अंदर रेनिन होता है, रेनिन जितना ज़्यादा दूध पिएंगे, रेनिन की वजह से आपने देखा होगा ना, बाहर बच्चा ज़्यादा दूध पीता तो ज़्यादा ही बाहर निकालता है, तो दही सा निकलता है देखो, तो वो लैक्टोबैसिलस की वजह से हुआ करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस ऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑयल बने हुए, जितने भी हम ये वनस्पति तेल इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, जो हमारे तेल हैं सारे के सारे ये हाइड्रोकार्बन के बने हुए हैं दोस्तों। हाइड्रोकार्बन आपके 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, एक सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड ये 2 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। और जितने वनस्पति तेल हमारे हैं सारे के सारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन हुआ करते हैं, याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन, जितने भी तेल हैं हाइड्रोकार्बन।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में बताया है, ये भी आपको यहाँ से कंसेप्ट पता लग जाएगा। ये कह रहा है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, हमें सभी को पता है, और इसका अगर एटॉमिक मास 14 है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, ये ऐसे लिखा जाएगा। अगर मैं इसको लिखूँगा तो ये कार्बन, इसके इधर लिखा जाता है हमेशा उसका परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, और इधर लिखा जाता है उसका नाभिकीय भार, यहाँ लिख दिया। तो दोस्तों ये कार्बन का सिंबल है, ये जो 6 है यहाँ इसकी संख्या बताता है, और ये जो यहाँ ऊपर मैंने 14 लिखा हुआ है ये इसका भार बताता है। ठीक है, इसने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन होंगे, इसमें न्यूक्लियस होता है ना, केंद्रक, तो इसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये बात याद रखने की आपको, ये इसका सिंबल हो गया ना जैसे ये, तो देखो जितना ये एटॉमिक नंबर है ना उतने ही होंगे इलेक्ट्रॉन, जितना ये एटॉमिक नंबर है उतने ही क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही क्या होंगे, दोबारा जितना ये एटॉमिक नंबर है उतने ही होंगे इलेक्ट्रॉन, और जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही होंगे प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में पूछता तो जो एटॉमिक नंबर है आप उसी का आंसर देते, परंतु इसने पूछा आपसे न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन दोस्तों अगर हम इन दोनों को आपस में घटा देते हैं, 14 में से 6 गया, तो अगर इन दोनों को घटाते हैं तो ये जो संख्या निकल के आएगी ये न्यूट्रॉन की संख्या आएगी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो परमाणु भार में से परमाणु संख्या घटाने पर हमेशा क्या प्राप्त होगा, न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त होगी, जो कितनी आ जाएगी, 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एटम बम का आविष्कारक कौन है? एटम बम का आविष्कारक कौन है? एटम बम का आविष्कारक है दोस्तों आपका रॉबर्ट ओपनहेमर। रॉबर्ट ओपनहेमर इसका आविष्कारक है। तो ये बात जर्मनी के अंदर है, जब द्वितीय विश्व युद्ध होने वाला था, तो बात 1938 की है दोस्तों, 1938 की है, जब हरिपुरा के अंदर सुभाष चंद्र बोस आए हुए थे। उस समय जर्मनी के अंदर एक शोध हो रही थी एटम बम को लेकर के। रॉबर्ट ओपनहेमर ने एटम बम के बारे में जानकारी दी थी और इसे बनाया भी था 1938। अगला क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल से निकलने वाली वो हार्मफुल गैस कौन सी है, उसका नाम बताइए। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि वो एलिमेंट कौन से हैं, तो मैंने बताया था लेड, पर गैस पूछिए दोस्तों तो गैस कौन सी हो जी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इतनी खतरनाक गैस है दोस्तों कि हमें रात को सोते समय कमरे में अंगीठी जलाकर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो सीधा हमारे हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम का जहर बना देती है, जिससे आदमी की दम घुटने से मौत हो जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसका आंसर आ जाएगा CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। एक बात इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहीं से मैं बता देता हूँ आपको, इसका तो आंसर आ जाएगा ये, अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर H2 मिला देते हैं तो ये जो गैस बनती है इसको बोलते हैं वाटर गैस। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, ये अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर होता है तो इसको बोलते हैं वाटर गैस। नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, वाटर गैस। और अगर इसी कार्बन मोनोऑक्साइड को जब नाइट्रोजन के साथ मिलाओगे तो इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल आते हैं दोस्तों, प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, आप इनको ध्यान से देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर अगर हाइड्रोजन मिलाओगे तो गैस बनेगी वाटर गैस। वाटर, हाइड्रोजन होता है ना वाटर के अंदर, H2 वाटर, और नाइट्रोजन मिलाओगे तो कौन सी मिलेगी, प्रोड्यूसर गैस। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दी एसिड, यहाँ एसिड आना चाहिए। जो लेड स्टोरेज बैटरी हैं दोस्तों, हमारे घरों में जितनी भी बैटरीज हैं, इन्वर्टर बैटरीज जो होती हैं, उनके अंदर इनमें से कौन सा एसिड इस्तेमाल होता है, आप सभी को अच्छे से पता होगा। उसके अंदर हमारा सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है 38% H2SO4 इस्तेमाल किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। और 38% का मतलब एक्चुअल में है क्या, कि अगर हम इसके अंदर पानी की बात करें तो अगर पानी इसके अंदर 62% है तो H2SO4 कितना है, 38%, यानी कि 100 के अंदर 38 हिस्से तो H2SO4 के और 62 हिस्से किसके हो जाएंगे, पानी के। अगर हम इसको पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लें तो दोस्तों जो बैटरी के अंदर बाहर प्लास्टिक लगा हुआ है दोस्तों वो पिघल सकता है, तो यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कहता है मिल्क जो है वो खट्टा हो जाया करता है, कई बार हम इसको खुला छोड़ देते हैं। मिल्क कई बार खट्टा हो जाया करता है, अगर इसको हम खुला छोड़ देते हैं तो ऐसा क्या हो जाता है दूध के अंदर जिससे वो खट्टा हो जाता है और हम उसे फिर पनीर में कन्वर्ट करना पसंद करते हैं।
दोस्तों इम्पोर्टेंट है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है ना दोस्तों, ये जब आप कभी कई दिनों के बाद एक्सरसाइज करते हैं तो अगले दिन ही आपकी मांसपेशियां दुखने लग जाती हैं, क्योंकि उन मांसपेशियों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है जो आपकी मांसपेशियों में दर्द करता है, और वही लैक्टिक एसिड दोस्तों मिल्क को खट्टा कर देता है। याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियोस आपको लगातार विजय शर्मा हिस्ट्री चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।